हेलो स्टूडेंट्स और हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की बात करिए तो यह अनुवांशिकी जो होते हैं उसके सिद्धांत के बारे में बताता है। ये बीएससी एजी ऑनर्स एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का एग्जाम है, जिसको हम थोड़ा सा आज देखते हैं इसमें क्या डिफिकल्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये डिफिकल्ट इतना क्यों है, मतलब लोग बच्चे इतना वरीड क्यों है इसको लेकर। तो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बात करूंगा। यदि कोई स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहता है तो वो इंग्लिश में भी चीज़ों को समझ सकता है, बट यहाँ पर मैं हिंदी में भी डिस्कस करूंगा। सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो सवाल है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, 5 नंबर इस तरह की देख लीजिए आप, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर द हिज स्टडी। यानी कि मेंडल के नियम आपने पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें जो एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? वो चाहता तो दूसरी फसल को भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने मटर के को ही क्यों सिलेक्ट किया, इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें उन्होंने इसको सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है प्लांट्स, ठीक है। कम अवधि का पौधा है, ठीक है। इस पर एक्सपेरिमेंट करके हम जल्दी देख सकते थे। मेंडल ने कहा कि हम इसको जल्दी इसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। दूसरा है कि इसे गार्डन्स में उगाना इजी था, आसान था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट है। ये देखिए, इस पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी यानी कि इसमें मेल और फीमेल्स दोनों होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। वे सब परागण कर रही हैं और इस प्रकार का सब परागण आसानी से ये कहना चाह रहा है कि जिसमें सेल पोलिनेशन होता है, जो सेल पोलिनेशन जो होता है इसमें आसान है, होना आसान होता है, और क्रॉस पोलिनेशन भी इसमें आसानी से किया जा सकता है। विभिन्न शारीरिक विशेषताओं को पहचानना और अध्ययन करना आसान था। बहुत सारी जो इसकी फिजिकल विशेषताएं थी उसको आइडेंटिफाई करना इजी था। इनका जीवन काल कम होता है, मैंने अभी बताया। इनका जीवन ये 100 प्लांट लगभग होते हैं, 90 दिन के अंदर में इनकी ये फसल होती है। तो पौधे का रख रखाव आसान था। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक लक्षणों के संग्रहण वंशानुक्रम के दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान व्यक्तिगत लक्षणों का वर्गीकरण इसमें स्वतंत्र रूप से होता है। इस प्रकार एक जोड़ी प्रत्येक एलील स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है और बनने वाले प्रत्येक युग्मक में उस विशेषता का एक अलील होता है। यह नियम जुड़े हुए जीनों पर लागू नहीं होता है। तो कुछ इसने सफाई भी दी, कुछ बात भी बताई, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर है। आपका आंसर इतना है कि ये उभयलिंगी होते हैं, मोनोसियस होते हैं। ये सेल पोलिनेशन इनमें आसान है, सेल पोलिनेशन कराना, क्रॉस पोलिनेशन कराना आसान होता था। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते थे, यानी कि 90 दिन की इनकी अवधि होती थी, ठीक है। इन्हें गार्डन में उगाना आसान था। इस तरह से आप उसमें बता सकते थे कि उसने मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया। ओके, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछा था स्टूडेंट्स, 2 नंबर में है। आपको मैं बता देता हूं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम क्रॉस कराते हैं किसी भी संकरण, किसी के कोई हम संकरण है, कोई भी संकरण है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, और जब हम उसका क्रॉस कराते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, उसके रिसेसिव पेरेंट होता है उसके साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। ओके, आप लोग देख लीजिए, मेरे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है आपके सामने, F1 पीढ़ी के जीवों को का अप्रभावित जनक, जिसे अंग्रेजी में रिसेसिव पेरेंट्स कहते हैं, के साथ संकरण कराया जाते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। वहीं जब कोई संकर का किसी भी तरह के जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। ये आपको डिफरेंस वहां पर बताना था। ओके, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था।
जब भी कोई F1PD होगी, F1PD का मतलब होता है जब फर्स्ट जनरेशन होती है उसका, जब उसी के अप्रभावित जनक जिसे अंग्रेजी में हम जीसीसी पेरेंट्स कहते हैं उसके साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जाना जाता है। वही जब कोई संकर का किसी भी तरह के जनक, कोई भी जनक हो सकता है, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, उससे क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस इसलिए का प्रयोग हम डिजी रेसिस्टेंट में करते हैं स्टूडेंट्स। जो डिजी रेसिस्टेंट या जो वैरायटी होती है या डिजी टॉलरेंस जो वैरायटी होती है, जैसे अगर मैं बताऊं तो आलू का एक बीमारी होता है लेट ब्लड ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लड ऑफ पोटैटो, उसमें इनका जो बैकरोस होता है, मैं आपको बता देता हूँ बैकरोस का जो मेन उद्देश्य होता है स्टूडेंट, ये तो जेनेटिक्स में इन्होंने बताया है, बट अगर हम बात पैथोलॉजी की बात करें तो वहां पर जो डिजीज रेसिस्टेंट होते हैं, यानी कि जो डिजिटोलेंस जो वैरायटी डेवलप की जाती है वो बैकरोस के द्वारा ही कराई जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक मिल गया। बाकी यहाँ पर भी हैं, आप यहाँ पर भी ये अगर 5 नंबर में आपसे पूछता है तो ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन आप यहाँ से दे सकते हैं। इसमें F1PD के पौधे का संकरण दोनों उनके जनकों के किसी एक के साथ किया जाता है, जबकि यहाँ पर अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। इधर आपका ये बैक, ये टेस्ट क्रॉस है आपका, ठीक है, और ये आपका बैक क्रॉस है। ओके, संकर पूर्वज संकर में सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं। यहाँ पर 50% अप्रभावी वाले होते हैं और 50% प्रभावी वाले लक्षण वाले पौधे होते हैं। संकर पूर्वज संकरण द्वारा पौधे की शुद्धता या संकर अवस्था को ज्ञात नहीं किया जा सकता। परिरक्षण संकर के द्वारा पौधे की शुद्धता को या संकर अवस्था को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें एक प्रकार का फिनोटाइप व 2 प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त होता है। इसमें दो प्रकार के फिनोटाइप, दो प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। तो आप इसमें डिफरेंस स्टूडेंट्स यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये आपका बैक क्रॉस है इधर का, ये आपका टेस्ट क्रॉस है। ओके, इंग्लिश में ये बता दिया मैंने। तो ये है, आप इसमें अच्छे से इसे देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, म्यूटेशंस क्या होते हैं। म्यूटेशंस की बात करें तो ये या परिवर्तन की बात करें तो ये एक केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो डीएनए में होती है। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकती है, ये बायोलॉजिकल भी होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है जो आपके डीएनए में चेंज कर देता है, यानी कि जो डीएनए होता है उसको चेंज करने का काम करती है, उसमें चेंजिंग जो करती है उसे म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा होता है डिप्लीकेशन, डिलेशन होता है, ये न्यूनता। डिलेशन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, डिलेशन का मतलब होता है कि डिलेशन का मतलब होता है कि जब आपका डीएनए होता है, डीएनए में डीएनए का ह्रास हो जाना। ओके, डीएनए का ह्रास हो जाना ही क्या कहलाता है, डिलेशन कहलाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डिलेशन के, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ये डिलेशन होता है जिससे कि जीनोमिक्स से संबंधित है। एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें डीएनए के एक खंड से या एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड का नुकसान शामिल होता है, उसे हम विलोपन कहते हैं या डिलेशन कहते हैं। विलोपन में एकल न्यूक्लियोटाइड को से लेकर गुणसूत्र के पूरे टुकड़े तक किसी भी संख्या में न्यूक्लियोटाइड का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन थी, आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि भाई डीएनए जो होता है, डीएनए का जो नुकसान होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो नुकसान होता है, डीएनए में जो एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका जो नुकसान होता है या ह्रास होता है या लॉस होता है, उसे हम डिलेशन के नाम से जानते हैं। ओके, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंडल्स के नियम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेंडल्स में अनुवांशिकता संबंधित निम्नलिखित में 3 नियम है, इनमें से कोई भी एक नियम आपसे 10 नंबर में पूछ सकते हैं विद डायग्राम। नंबर 1 है प्रभावित का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है, इसमें से एक नियम 10 नंबर का आने की संभावना है, तो यहाँ से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप अच्छे से इसको देखते हैं 10 नंबर का यहाँ क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेंडल्स के नियम है, मेंडल्स के नियम इंपोर्टेंट है, यहाँ से 10 नंबर का आने की संभावना है। मेंडल ने अनुवांशिक संबंधी नियम लिखित 3 नियम है। ओके, नंबर 1 प्रभावित का नियम है, दूसरा पृथक्करण का नियम है, तीसरा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। जबकि इंग्लिश में आपको 2 नियम मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रभाविता का नियम है इसको नहीं मानते हैं, पृथक्करण के नियम को मानते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को मानते हैं। बट हिंदी में तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभाविता का नियम क्या कहते हैं, जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले 2 शुद्ध
जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में एक लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता। उसमें जो लक्षण दिखाई देती है उसे प्रभावी लक्षण और जो लक्षण दिखाई नहीं देती है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है। यदि उदाहरण के लिए यदि मटर के नर युग्मक का लाल रंग और मादा युग्मक का सफेद रंग हो तो दोनों युग्मकों के मिलने से बनने वाला जो युग्म जन्म है वो लाल और सफेद दोनों रंगों के युग्मक में आ जाते हैं। लेकिन यदि दोनों युग्मक का लाल रंग हो तो बनने वाला पुष्प पुष्प जो होता है लाल होगा। यदि दोनों युग्मक का रंग सफेद हो तो बनने वाला पुष्प सफेद होगा। लेकिन यदि एक युग्मक का रंग लाल और दूसरे का सफेद हो तो बनने वाला पुष्प या तो लाल होगा या सफेद होगा। इसी को ही क्या कहा जाता है, इस नियम को ही कहा जाता है प्रभाविता का नियम। ये आपके यहाँ से 10 नंबर का, इसमें से कोई भी एक नियम आप लोगों से पूछ सकता है डायग्राम विद डायग्राम। ओके। मेंडल ने बताया कि यहाँ पर देख लीजिए, मेंडल ने बताया कि दो विपरीत युग्मों में से केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, दूसरा उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए यहाँ डायग्राम है, यहाँ पर लाल वाले हैं और यहाँ पर सफेद हैं, दोनों को क्रॉस कराया जाता है स्टूडेंट्स। जब दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो एक यहाँ पर लाल मिलता है, एक लाल यहाँ पर मिलता है, लाल और लाल। तो ये दोनों को क्रॉस ये प्रथम पीढ़ी में कराया गया है और यहाँ पर जो सभी पुष्प होंगे वे क्या होंगे, लाल होंगे। ठीक है। ये तो इनका फर्स्ट नियम होता है। आगे दूसरी बात करें, दूसरा नियम पृथक्करण का दूसरा नियम। स्टूडेंट आपको यहाँ से याद करना है और यहाँ तक जहाँ तक इसका डायग्राम है ये पूरा दोनों ये भी लिख के आना है वहां पर। ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके। तो दूसरा नियम क्या कहते हैं, किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षणों के वैकल्पिक स्रोतों का अगली पीढ़ी में निश्चित अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में पृथक हो जाता है। यह नियम दो विरोधी लक्षण वाले जनकों के संकरण से उत्पन्न संकरों से प्राप्त लक्षणों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए अपने इस प्रयोग के लिए मेंडल ने लंबे और बौने पौधे को चुना, जिसमें लंबे पौधों के दोनों जीन कैपिटल टी गुण के और बौने पौधे के दोनों जीन यानी कि स्मॉल टी गुण के थे। तो इन पौधों के बीच में संकर कराई जाने वाली प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, अर्थात लंबाई का गुण प्रभावी और बौनेपन का गुण प्रभावी था। यानी कि कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो क्रॉस कराया गया स्टूडेंट, लंबे पौधे छोटे पौधों के बीच क्रॉस कराया गया। उसके बाद जो पौधे जो प्रथम पीढ़ी में जो पौधे मिले हमको, कौन से मिले, सभी प्लांट्स क्या थे, टेल प्लांट थे, यानी कि लंबे पौधे थे। प्रथम पीढ़ी के बीच में परागण कराए जाने वाले द्वितीय संतानीय पीढ़ी में सभी लंबे पौधे नहीं होते। द्वितीय पीढ़ी में 75% लंबे थे। इस तरह का जो अनुपात बनता था 3:1 बनता है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो क्रॉस कराया गया था, यहाँ पर टेल वाले हैं, ये स्मॉल कैपिटल टेल स्मॉल टी में क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए ये बनता है। ठीक है। फिर इसके बाद इनमें F1 पीढ़ी में जो क्रॉस किया गया है तो 25% तो बौने पौधे मिले और 75% मिलने आपके टेल प्लांट्स बने। तो ये स्वतंत्र अवरोहण का नियम कहता है कि जो हम क्रॉस कराए जाएंगे तो उसमें कुछ टेल्स वाले प्लांट मिलेंगे, यानी कि कुछ लंबे पौधे बनेंगे, कुछ यानी कि बौने पौधे बनेंगे। तो ये भी आपका एक नियम है स्टूडेंट्स। ठीक है। तीसरा नियम है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहते हैं कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के विकल्प स्रोतों का पृथक्करण एक दूसरे से समतुल्य रूप में होता है। ऐसे संकरण में जिसमें जीवों के दो जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं द्विसंकरण कहलाते हैं। इसलिए स्वतंत्र के नियम को द्विसंकरण का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रयोग किए गए मेंडल ने दो पौधे को चुना, गोल व पीले बीज वाले, हरे व झुर्रीदार बीज। इसमें पीला व गोल प्रभावी लक्षण जबकि हरा और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण थे। इस प्रकार पौधे में परागण से गोल व पीले थे, लेकिन जब इनके बीच में संकरण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में गोल व पीले और पीले व झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार बीजों का अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तो ये आपका नियम यहाँ पर स्टार्ट होता है, खत्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से एक क्वेश्चन तो मैंने ये बताया, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। तो मैं पार्ट 1 है ये, आगे भी मैं वीडियो लाता रहूंगा इसकी। ठीक है। एग्जाम से पहले आप इनको देख लीजिएगा। एक तो मेंडल्स के जो नियम है वो आएंगे एग्जाम में, दूसरा आपका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जिसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन,
वहां से क्वेश्चन आएंगे। अगर जिस विद्यार्थी ने दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छे से पास हो जाएगा। बाकी अगर वो मेहनत करता है तो अच्छे नंबर भी हो ला सकते हैं वो, बट ये फेल होने का डर खत्म हो जाएगा। ओके।